हाय एवरीवन, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज आप लोगों के लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, तो आज हम लोग वन लाइनर को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहले नंबर पे बोला जा रहा है, पहले नंबर पर है जनसंख्या जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। मतलब जनगणना किसके अंतर्गत आता है? तो जनगणना आता है संघ सूची के अंतर्गत। लेकिन यही अगर शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा हो जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब हो गया कि संघ सूची और राज्य सूची दोनों के अंतर्गत। अब इसमें बोला गया संघ सूची मतलब सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। तो चलिए हम लोग देखिए अगले पॉइंट में बोला जा रहा है, भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मतलब भारत का जो संविधान है वो भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्य संघ के रूप में। अगले पॉइंट में है, मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। मतलब मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अब देखिए अगले पॉइंट में बोला जा रहा है, अगले पॉइंट में है क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। जिससे यहाँ पर सूर्य है, पहले नंबर पे बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, उसके बाद यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उसके बाद क्षुद्र ग्रह, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो किसके किसके बीच स्थित है? मंगल और बृहस्पति के बीच। तो इसमें क्या बोला गया? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। किसके किसके बीच देखा जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। जिसमें हम लोग मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। इसके पास दो उपग्रह फोबोस और डिमोस, जो कि डिमोस हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे उपग्रह हैं। उसके बाद बृहस्पति को हम लोग हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। देखिए अगले पॉइंट में है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना कहाँ है? झेलम नदी पर है। आगे है, बाबरनामा के लेखक बाबर हैं। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर हैं। बाबरनामा क्या है? एक पुस्तक है, इसके लेखक बाबर हैं। आगे है, यहाँ पे डी नहीं होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। देखिए प्रकाश वर्ष लगा हुआ है तो हम लोगों को लगता है कि ये समय का होगा। ये समय का नहीं, ये दूरी का है, डिस्टेंस का। अब देखिए अगले पॉइंट में बोला जा रहा है, अगले पॉइंट में है, मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए सेल्सियस में बात करेंगे तो हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस और हो जाएगा 310 केल्विन और हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब किसी में भी आंसर पूछा जा सकता है। इसमें सेल्सियस में जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बात करेंगे तो 310 केल्विन और फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे है, अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अंतिम मुग़ल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय थे। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा या फिर मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो का नारा या फिर मंत्र भी लिखा हो सकता है प्रश्न में, तो हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में है कि आगे बोला जा रहा है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। आगे है, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो प्रधानमंत्री होता था। आगे है, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। आगे है, शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के। समवर्ती सूची का मतलब क्या हो गया? ये संघ सूची के अंतर्गत भी आएगा और केंद्र सूची
राज्य सूची के अंतर्गत भी आएगा। संघ सूची और केंद्र सूची एक ही चीज़ हो गया। संघ सूची और राज्य सूची दोनों के अंतर्गत आएगा। मतलब शिक्षा संबंधी कानून राज्य सूची भी बनाएंगे, मतलब राज्य सरकार भी बनाएंगे और केंद्र सरकार भी बनाएंगे, वही हो गया समवर्ती सूची। यही अगर जनगणना की बात करते तो वो हो जाता संघ सूची। इसमें बोला गया शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अब देखिए आगे बोला जा रहा है इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ पे है? तो लंदन में है। इंडिया हाउस लंदन में है। चलिए हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं। देखिए अगले पॉइंट में है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? N2O। N2O नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। आगे है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। और देखिए जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये वन लाइनर जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा ये एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट पे देखते हैं। देखिए अगले पॉइंट में है मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। आगे रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। आगे है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। लोकसभा में किसी विधेयक को हम लोग धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में है, अगले पॉइंट में बोला जा रहा है कि अगले पॉइंट में विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अब देखिए यहाँ पर है दक्षिण अफ्रीका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। आगे है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाए थे? यूनानी ने। तो आप लोगों को याद रखना है, ट्रिक से इसे याद रखना है। सबसे पहले स्वर्ण मतलब पैसा पहले कौन दिए थे? नानी दिए थे, इस तरह याद रखना है। हम इसी तरह याद रखें पैसा पहले सोने का पैसा कौन दिए थे? पहले नानी दिए थे, मतलब यूनानी दिए थे। अब देखिए आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बयूबुद्दीन तैयबजी थे। आगे है राज्य अपहरण नीति को लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया। राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया? तो इसका ये आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में है आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। आगे है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या 12 होती है। आगे है सुंडा जलडमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। सुंडा जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में बोला जा रहा है राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। बोला जा रहा है राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। आगे है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। मतलब ये गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 30, 31, 32। 30, 31, 32। इसमें बोला जा रहा है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी में। चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में है, अगले पॉइंट में बोला जा रहा है राशियों की कुल संख्या 12 है। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या 12 है। आगे है एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से
प्रोटीन है। आगे है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। और इसी ग्रह को हम लोग भौर का तारा या फिर सांझ का तारा या फिर पृथ्वी की बहन या फिर सबसे गर्म ग्रह, और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, इसको सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। और आगे है बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश चल रहा था? नंद वंश चल रहा था। और नंद वंश का सबसे अंतिम राजा कौन था? घनानंद, जिसको मार करके ये चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मार करके मौर्य वंश की स्थापना की। और किसकी सहायता से किए थे? चाणक्य की सहायता से किए थे। चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त। तो चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। आगे मकाओ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। मकाओ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो पटाका कहा जाता है। आगे सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और चंद्रमा हम लोगों के सबसे नज़दीकी खगोलीय पिंड है। मतलब पृथ्वी का सबसे नज़दीकी खगोलीय पिंड चंद्रमा है। और ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और इसी को हम लोग मतलब पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे जल की अधिकता है। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट में हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। हर्ष का राजकवि कौन था? तो बाणभट्ट था। आगे है हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में है, अगले पॉइंट में बोला जा रहा है, देखिए अगले पॉइंट में है मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। आगे है इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉबर्ट वालपोल था। आगे है आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। आगे है लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। आगे है गरसोप्पा जोग प्रपात श्रावती नदी पर है। गरसोप्पा जोग प्रपात कहाँ पे है? श्रावती नदी पर है। आगे बोला जा रहा है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो गोवा में स्थित है। आगे है भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म अम्बाला में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ पे स्थित है? अम्बाला में स्थित है। आगे है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा अभी का उपराष्ट्रपति कौन है आप लोग बता सकते हैं? तो अभी का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में है भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। आगे है रक्तचाप दाब धमनियों में उच्च होता है। रक्तचाप दाब कहाँ पे उच्च होता है? तो धमनियों में उच्च होता है। आगे है चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। चक्रवात किसके कारण आता है? तो निम्न दाब के कारण आता है। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में है, देखिए अगले पॉइंट में बोला जा रहा है भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। भारत में प्रथम रेल किसके काल में चलाया गया था? तो
लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। और ये कौन थे? ये उस समय के वायसराय थे, गवर्नर थे। आगे है 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। कौन सा? द्वितीय युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। आगे है मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील कहाँ पे स्थित है? तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। आगे बोला जा रहा है विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर कहाँ पे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। आगे है बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। आगे बोला जा रहा है तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तो तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। आगे रेबीज नामक रोग विषाणु वायरस द्वारा होता है। और रेबीज कब होता है? कुत्ते के काटने पर होता है। आगे है कि मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 mm प्रति Hg होता है। और आगे है शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। इसीलिए जो भी दौड़ने वाले व्यक्ति होते हैं उसे दौड़ने से पहले शहद को लेने की सलाह दिया जाता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिस कारण से उसमें ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाएगी। आगे है, देखिए अगले पॉइंट में है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया? भारत राज्यों का संघ है। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए अगले पॉइंट में बोला जा रहा है, अगले पॉइंट में है विक्टोरिया प्रपात जेम्बेबी नदी पर है। विक्टोरिया प्रपात कहाँ पे स्थित है? तो जेम्बेबी नदी पर है। आगे है हीरे की चमक का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे के चमक का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? तो क्रांतिक कोण हम लोग उस कोण को कहते हैं कि जिस पर सघन माध्यम में बने वह कोण जिस पर विरल माध्यम में बने कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाए उसे हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। मतलब आपतन कोण का मान, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया जाए कि विरल माध्यम में बने कोण का मान 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो उस सघन माध्यम में बने कोण को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। लेकिन इसको और भी अधिक बढ़ा दिया जाए, ये क्या होगा? उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट में है रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और इल्तुतमिश ने ही क्या करवाए थे? कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाए थे। आगे है भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस शासकों ने जारी किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण वंश के शासकों ने। और भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो यूनानियों ने चलाया था। आगे है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है जुटना, और नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है टूटकर बिखरना। ये होता है परमाणु बम में। नाभिकीय विखंडन किस में होता है? परमाणु बम में, क्योंकि वो टूट के बिखरता है। लेकिन नाभिकीय संलयन किस में होता है? सूर्य में। कि सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। आगे है, देखिए आगे बोला जा रहा है सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है। सिख गुरु अंगद देव ने किसकी जीवनी लिखी है? तो गुरु नानक की लिखी है। आगे है रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम शहर किसके किनारे बसा है? तो टाइबर नदी के किनारे बसा है। और पोप का शहर हम लोग किसको कहते हैं? रोम को कहते हैं। पोप का शहर रोम है। आगे है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक
14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। तो इसमें प्रश्न बन सकता है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा में धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देना चाहिए, तो 14 दिनों में लौटा देना चाहिए। देखिए अगले पॉइंट में बोला जा रहा है, अगले पॉइंट में है चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी।